अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट टाइम जो है आप लोगों की एग्जांपल्स भी जो हैं और आप लोगों ने जो रिस्पांस दिए वो मैंने रीड किए और लाइक मेजॉरिटी लोगों को जो है चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं। बायोलॉजी द एनिमल बैकग्राउंड जो है ये इतना मुश्किल नहीं था, ये मैंने आप लोगों को पढ़ने दिया था। इसको मैं जल्दी से थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें बेसिकली ये बात करते हैं कि इंसान जो है वो अपने आप को एनिमल्स से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, यूजुअली इंसान अपने आप को एनिमल्स में कंसिडर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ये समझता है कि जानवर जो है वो उसको वो शऊर नहीं है जो इंसान को है। इंसान सोच समझ के स्टेप लेता है और जानवर जो है वो कहीं पे भी कोई भी जो है वो स्टेप ले लेता है। ठीक है। अब अगर उसमें वो यहाँ बात करते हैं कि एनिमल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं मीटिंग सक्सेस की। ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एनिमल्स में भी जो ताकतवर है वो जो कमज़ोर है उसको दबा जाता है। अब डार्विन क्या कहता है? डार्विन यही कहता है ना कि अब जिसमें एनिमल्स में अगर हम देखें तो इनमें इनकी रिप्रोडक्टिव का कोई कंट्रोल नहीं है। लाइक आप ये देखो, कोई उनको कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होती या उनको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि 5 बच्चे हो गए हैं तो कैसे पलेंगे, या 5 बेटियाँ हो गई हैं तो उनकी शादियाँ कैसे होंगी, या 5 बेटे हो गए हैं तो इनको ये देना है या वो देना है। उनके यहाँ ये नहीं है। ठीक है, मेल पैदा हुआ है या फीमेल पैदा हुई है या कितने बच्चे हुए हैं, इन चीज़ों की तो है ही नहीं ना। ये मसला तो इंसानों के साथ है। ठीक है। अब अब जो एक कंपटीशन इन्होंने बताया कि ओनली कंपटीशन जो एनिमल्स के दरमियान आता है ना, वो आता है सिर्फ सर्वाइवल का। ठीक है। और किसी चीज़ का नहीं आता। लाइक उनमें ये कंपटीशन नहीं है कि क्या वो देखो जी वो फलाने हाथी के इतने बच्चे हो गए हैं हमारे अभी तक नहीं है, या हमारे इतने हो गए हैं उनके नहीं है, या उनके पास इतना है नहीं। ये कुछ भी इस तरह की चीज़ें तो आती ही नहीं ना। एनिमल्स और इंसानों में यही फ़र्क है। जो वाहिद कंपटीशन आता है दैट इज़ सर्वाइवल। अब सर्वाइवल में उनकी दो चीज़ें आ जाती है, दैट इज़ हैबिटेंट्स और फूड। ठीक है। अब उसमें उसने एक एग्जांपल दी है कि लेट सपोज पानी जो है वो एलिफेंट को भी चाहिए और गोल्ड फिश को भी चाहिए। तो अगर एलिफेंट सारा पानी पी जाए तो गोल्डफिश जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। ठीक है। सिर्फ ये एक चीज़ ऐसी है जो कि कंपटीशन में आती है कि हर जानवर ने अपना सर्वाइवल का मोड देखना है, अपना फूड देखना है और अपना सर्वाइवल देखना है। इसीलिए बड़े जानवर छोटे जानवरों को खा जाते हैं। ठीक है। इसीलिए क्यों? क्योंकि आपने आप उनका वाहिद कंपटीशन सर्वाइवल है और कुछ भी नहीं है। वैसे तो इंसानों का भी वाहिद कंपटीशन सर्वाइवल ही है, बट उनका सर्वाइवल फिर ईजी है। हमारे सर्वाइवल में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। दैट्स वाई हमें डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि उन्हें नहीं होते। एज वी लुक अराउंड द पीपल ऑन आवर बस वी कैन वी सी सच रिलेशनल प्रिंसिपल्स essentially still at work, even if they have been modified by thousands of years of social civilization. Who points to Kendrick and Truss, who points to a socio-biological basis for human made selection in competition with other members of the species, those human beings who possess। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है कि उन लोगों में, जानवरों में कोई भी इस चीज़ की नहीं है कि जानवर ये कहता है कि अच्छा जी हमें शेरों में अपनी बेटी ब्याह देनी चाहिए, या वो ज़्यादा ताकतवर है, वो जंगल का बादशाह है तो उससे कॉन्टेक्स्ट बना के रखने चाहिए। इंसानों में होता है। इंसान का की जो बेसिस आ जाती है दैट इज़ नॉट बायोलॉजिकल ओनली, दैट इज़ सोशियो बायोलॉजिकल, जबकि जानवरों की सिर्फ बायोलॉजिकल है। ठीक है। अब ये जो सोशल बायोलॉजिकल ह्यूमन मेड सिलेक्शन है, इसमें क्या कंपटीशन आता है? सबसे पहले आता ही यही है कि हमारी हज़ारों चीज़ें, अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कि वो सारे अट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हो जो कि आपको एक रिप्रोडक्टिव मेट सिलेक्शन में हेल्प आउट करती है। लाइक आप ये देखोगे, हम मेट सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। ठीक है। हम उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देख रहे होते हैं जो हम बिला वजह देख रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सर्वाइवल के मोड से देख रहे होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अब जैसे अगर आप देखो, एक लड़का अगर फिज़िकली फ़िट है, एक लड़की अगर फिज़िकली फ़िट है, और और वो आगे अपनी रिप्रोडक्टिव चला सकते हैं, तो फिर एज लॉजिक नहीं बनती। ठीक है।
लेकिन हम एज को एज मेड सिलेक्शन में डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको एक अट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं कि भाई लड़की उम्र में बड़ी कम उम्र है, बड़ी नाजुक सी है, या लड़का कम उम्र है, या लड़के ने इतनी कम उम्र में इतना कुछ कमा लिया है। ये चीज़ें तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ रहे होते हैं जो कि डायरेक्ट आपकी इस रिप्रोडक्टिव मेट सिलेक्शन में कोई रोल प्ले नहीं कर रही होती। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का ये टास्क है, आप लोगों ने हर किसी ने अपनी अपनी एक लिस्ट शेयर करनी है ग्रुप में। आप लोगों ने आंसर देना है कि कौन कौन, सबसे पहले तो आपने बताना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लड़के के एंड पे और लड़की के एंड पे जो कि हमारी सोसाइटी डिमांड करती है जब उन्होंने ये रिप्रोडक्टिव मेट सिलेक्शन करनी होती है। ठीक है। और डिमांड करती है कौन सी चीज़ें, और फिर आपने ये बताना है वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी नज़र में बिला वजह हैं, उनका शादी के एस्पेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है, या एक कंपैटिबल लाइफ पार्टनर या रिप्रोडक्टिव मेट्स के उसमें कोई मैटर नहीं करती, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, ये आपने बताना है। अच्छा, लाइकवाइज दोज पीपल हु कमांड मोर रिसोर्सेज देन अदर्स, द स्ट्रॉन्ग वर्सेस द वीक और द वेल्दी वर्सेस द पुअर विल बी रिप्रोडक्टिव एडवांटेज। अब वो ये कहते हैं कि जिन लोगों के पास सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्सेस द वीक, वेल्दी वर्सेस द पुअर है, जिनके पास अट्रैक्शन ज़्यादा होती है उनके पास जो है डिसीजन मेकिंग की पावर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो दूसरे को दबा सकते हैं और वो कंपटीशन में आगे जा रहे होते हैं। अब ये आप कपल वर्सेस कपल कंपटीशन का हो या मेल वर्सेस फीमेल का हो, बोथ आ जाती है। लाइक आप ये देखो, हम यही कहते हैं ना कि अच्छा जी, ख़ानदान वाले जो हैं वो बड़ी बात करेंगे, देखो उनकी बेटी की एक मामूली से क्लर्क से शादी हो गई, हमारी बेटी तो अमेरिका जा रही है। दैट इज़ योर कंपटीशन जो आप डाल रहे होते हो। ठीक है। अब फिर सेम चीज़ इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, नहीं ये इस तरह से शादी कर ली तो लोग क्या कहेंगे, सादगी से शादी कर ली तो हमारी तो बरादरी में नाक कट जाएगी, ये चीज़ आती है। फिर अगर हम मेल वर्सेस फीमेल की बात करें तो मेन हमेशा डिसीजन मेकिंग में आगे क्यों होता है? क्योंकि मेन को हम पावर ज़्यादा देते हैं। सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिक पावर। अब आप देखो, एक लड़की पढ़ी लिखी ही ना हो, एक लड़की जिसकी अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसको प्योरली इस चीज़ के ऊपर तैयार किया जाता है कि उसने डिपेंडेंट जो है वो अपने हस्बैंड के ऊपर ही होना है, जो दे देगा वो खा लेना है, जो नहीं देगा सब्र शुक्र कर लेना है। ऐसे में जो मेल पार्ट है वो डिसाइड करता है कि आपने कितने बच्चे पैदा करने हैं, कब नहीं करने हैं। और इवन जो एक हस्बैंड वाइफ का एक जो सेक्सुअल रिलेशन है उसमें भी हस्बैंड ज़्यादा डोमिनेट होता है फीमेल की निस्बत, और वो ज़्यादा जो चीज़ है फोर्सफुली भी अपनी डिमांड्स मनवा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर अब हम देखने कि एक लड़की एजुकेटेड है, एक लड़की की अपनी पोजीशन है सोसाइटी में, एक वो अपनी अर्निंग करती है, तो मेल पार्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर भी आएगा कि अच्छा तो मतलब उसकी, मैं कहाँ चली गई हूँ, हाँ, जो मेल पार्ट है उसको ये पता होगा कि मैं हर चीज़ फोर्सफुली उससे नहीं मनवा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट है, और अगर मैं कोई डिसीजन उसके ऊपर फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करता हूँ तो वो एक्शन ले सकती है। ठीक है, ये चीज़ें एक डिफ्रेंशिएट आ जाता है, दैट्स वाई आपको आपके डिसीजन लेने का चांस मिल रहा होता है। लेकिन फिर अगेन बहुत सारी चीज़ों में माइंडसेट आ जाता है, आपकी अपब्रिंगिंग के माइंडसेट आ जाता है, सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है कि लोग आपके ऊपर आपको प्रेशराइज कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहते हैं कि हस्बैंड डिमांड, यूजुअली हम यही बात सुनते हैं ना कि हस्बैंड डिमांड करता है अपनी वाइफ से कि वो उसकी सेक्सुअल नीड्स पूरी करे। ठीक है, अब उसमें क्या समझा जाता है कि वो मेल है, उसकी नीड्स है, उसकी डिमांड है, वो कर सकता है। लेकिन एक फ़ीमेल अगर वो स्ट्रॉन्ग भी है, एक्टिव भी है, हर चीज़ है, इंडिपेंडेंट भी है, पर अगर वो ये कहती है कि मेरी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, या मैं डिमांड करती हूँ कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरी नीड्स को भी पूरा करे, तो उसके ऊपर क्या चीज़ आ जाती है कि चाहे वो जितनी बड़ी पढ़ी लिखी हो, चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उसको ये डिसीजन लेने की या ये डिमांड करने की
चॉइस ही नहीं है उसके बाद पास। सेम है अगर हम ऑफस्प्रिंग्स की बात करते हैं तो भी जो है बच्चों का डिसीजन पेरेंट्स से सबसे बाप का ज़्यादा हो रहा होता है, माँ का बाद में हो रहा होता है। हालांकि माँ पैदा करती है लेकिन अथॉरिटी ब्लड से लेके नेम से लेके पावर जो है वो ज़्यादा बाप के पास जा रही होती है। ठीक है कि औलाद तो होती ही बाप की है, आपके चाहे आप कितनी जो हो स्ट्रॉन्ग हो फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी बात किस चीज़ की आपके ऊपर अगर आपकी जैसे एक जॉब है और आप भी काम कर रहे हो तो एक इक्वालिटी आती है कि हस्बैंड भी उतना ही ख्याल करे या फादर भी उतना ही बच्चे का ख्याल करे जितनी मदर कर रही है। लेकिन अगर बच्चे को कोई इशू हो जाता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि ये जॉब करती रही इसलिए इसने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया और सारी गलती इसकी है। ये नहीं कभी उठाई जाती बात कि वो जॉब करता रहा इसलिए बच्चे निगलेक्ट हो गए, क्योंकि उसकी जॉब को ज़्यादा अथॉरिटी समझी जाती है, आपकी नहीं। फिर एक क्योंकि यू ऑल आर अबव 18 और आप लोग एडल्ट्स हो, आप लोग बच्चे नहीं हो, तो और लाइक डेफिनेटली जब हम जैसे मेरे अपने टीचर्स ने मुझे हमेशा यही बात मैंने सीखी है कि जब आप एजुकेशन की लेवल पे अगर आप कोई बात कर रहे होते हो तो वो लर्निंग होती है, उसमें अच्छा बुरा या हौ है फैक्टर नहीं होता। एजुकेशन लेवल पे आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। सो इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ मुझे भी ज़रा कॉन्फिडेंस मिलता है आप लोगों के साथ रिलेट करने में या आप लोगों के साथ बोल्ड किसी बात के ऊपर बात करने में, कि मुझे ये होता है कि आप लोग इसको लर्निंग लेवल पे लोगे, इसको अच्छे से समझोगे। एक जो यहाँ पे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूँगी, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो ये बनता ही है, बट मेजॉरिटी एशियन सोसाइटीज़ में अगर हम बात करें तो 80 to 90% लाइक समटाइम्स इसको आप 95% भी कह सकते हो। ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है इसमें जो एक बायोलॉजिकल है या जो सेक्सुअल रिलेशन है उसमें 80 to 90% सिर्फ मेल सेटिस्फेक्शन हो रही होती है, सिर्फ मेल की सेक्सुअल नीड्स पूरी हो रही होती है, फीमेल की नहीं हो रही होती। फीमेल सिर्फ सेटिस्फाई कर रही होती है, वो सेटिस्फाई खुद नहीं हो रही होती। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा यही है और सोसाइटी की का प्रेशर भी यही है कि हमेशा सिखाया यही जाता है कि मर्द की नीड्स होती हैं, मर्द की पूरी करनी चाहिए। औरत की नीड्स होती हैं या औरत की पूरी करनी चाहिए, या औरत डिमांड करे कि मेरा हस्बैंड मेरी नीड्स पूरी नहीं कर रहा, या उसके और मेरे दरमियान जो सेक्सुअल रिलेशन होता है उसमें वो सेटिस्फाई होता है, मैं नहीं होती। ये बात करने का भी आपको राइट नहीं है। और दैट्स वाई बहुत सारी सिचुएशंस में जब हम कहते हैं कि औरत फ्रस्ट्रेट होती है या वो वैसे अपना इनपुट नहीं दे पा रही होती या वो एंगर बहुत ज़्यादा शो करती है या उसके इमोशनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मर्द की निस्बत, उसकी वजह ही यही होती है कि मर्द सेटिस्फाइड हो जाता है, औरत की सेटिस्फेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं करता। ठीक है। सो इसके ऊपर बेशक आप लोग अगर अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग आपको है आप शेयर कर सकते हो, आप इसके ऊपर रिसर्चेस पढ़ सकते हो, आप मेडिकली भी इसको देख सकते हो और इसमें कोई गलत बात नहीं है, इट्स ऑल बायोलॉजिकल। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें शेयर करना चाह रही थी कि बायोलॉजिकल किस तरीके से हमारी रिलेशनशिप्स में बहुत सारी चीज़ों को हम जिस तरह से डिनाई कर रहे होते हैं वो आगे जाके किस तरीके से, अब लाइक समटाइम्स अगर हम देखें एक लड़की जो है वो घर का काम कर रही है, वो बच्चे भी पाल रही है, वो हर रिलेशन को निभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इमोशनली ड्रेन्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो लोग उसको कहेंगे कि यार इसको पैसे मिल रहे हैं, इसका हस्बैंड इसकी शॉपिंग करवाता है, सब कुछ करवाता है, इसको अच्छी फैमिली मिली हुई है, फिर भी ये कितनी नाशुक्री है। क्यों? क्योंकि लोग उसको सोसाइटल लेवल पे उसको मिलने वाली चीज़ों पे तो बात करेंगे पर उसकी बायोलॉजिकल नीड्स के ऊपर बात नहीं करेंगे कि उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है। ठीक है, ये एक बड़ा डायलेमा है हमारी सोसाइटी में। सिमिलर सोशल बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी क्लेम्स, ये मैं किधर आ गई हूँ, एक मिनट।
अच्छा, for example, dominance hierarchy evidence in human relationship where some people are on top and some occupy a lower position can be related to animal dominance hierarchy and are based on reproductive characteristics such as strength and testosterone. ये वही बात है जो मैंने आपसे कही कि मैं अगर हम एज कपल लेवल पे देख रहे हो तो कुछ कपल्स को आप समझोगे कि क्योंकि अपनी उनके पास हम जो अपनी ट्रैट लिस्ट जो हमने बनाई होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम सोच रहे होते हैं कि ये एक सक्सेसफुल मैरिज है, इनकी मैरिज तो बहुत अच्छी चल रही है, हमारी मैरिज बहुत ख़राब चल रही है, या इनको बड़ा अच्छा रिश्ता मिल गया, हमें अच्छा रिश्ता नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम उन ट्रैट्स की बेसिस पर जो हमारी सोसाइटी ने जो माइंडसेट बना लिया है, हम उस बेसिस पे चीज़ों को जज कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मेल के पास बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जिस बेसिस पे वो डोमिनेंट हो जाता है, और फीमेल को ऐसी अथॉरिटीज़ दी नहीं जाती जिस वजह से उसको अपनी ही बॉडी के डिसीजन के लिए या अपनी लाइफ के डिसीजन के लिए उससे पूछा नहीं जाता। ठीक है, ये आ जाती है चीज़। सिमिलर सोशल बायोलॉजिकल and evolutionary claims have been made to explain tendency towards rape, jealousy and spouse abuse. अच्छा, अब ये जो सोशल बायोलॉजिकल या एवोल्यूशनरी क्लेम्स हैं, इस पे वो यही बात करता है कि जैसे हम कहते हैं कि लड़कियां कभी रेप नहीं करती, लड़कियां रेप हो जाती हैं। मर्द रेप इसलिए करता है क्योंकि माशरे में शादी नहीं हो रही, या लेट शादियां हो रही हैं, या फ्रस्ट्रेशन है, या औरत जो है वो गलत कपड़े पहन के जा रही है, या इस तरह से। और आप जो हो एक डिमांड, आप कभी भी ये नहीं कहते। औरत अगर किसी लेवल पे अगर किसी बंदे को एक्सप्लॉइट कर रही है तो इस चीज़ को रेप के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि उसको ये कहा जाता है कि वाई शी डोंट हैव दैट नीड्स सिर्फ मर्द की होती हैं। ठीक है, जेलसी एंड स्पाउस अब्यूज़। अब जेलसी क्यों आ जाती है? जेलसी अब वही चीज़ है कि एक अगर आप किसी और कपल में देख रहे हो कि जैसे अगर आप लेट सपोज आप देखते हो, आप सोशल मीडिया पे देखते हो किसी की शादी हुई है, बड़ी लेविशिंग किस्म की शादी हुई है, और उसका हस्बैंड उसको बड़ा कोई लाइक जैसे वैलेंटाइंस है या इस तरह करके किसी, या उसकी बर्थडे है, उस पर कोई बहुत बड़ी पार्टी कोई दे रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है, तो आपकी नज़र में वो जो एक जेलसी फैक्टर आ जाएगा।